हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट परफेक्ट जर्नी। आई होप आप सब ठीक होंगे और स्ट्रेस फ्री होंगे, और अगर थोड़ा सा स्ट्रेस है भी तो मैं इस वीडियो में आपका वो स्ट्रेस दूर कर दूंगी। ये मेरा आइल्स का एक्चुअली 4th पार्ट है। अगर आपने मेरे आइल्स के 3 पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आइल्स की मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक दे दूंगी, आप जाके चेक करो। इवन आपने अभी नहीं दिया या दे रहे हो या दे चुके हो, क्लियर नहीं हुआ, तो वो वीडियोज आपको बहुत बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मुझे आइल्स में नहीं पता था, जिसकी वजह से मुझे आइल्स जो है 4 टाइम्स देना पड़ा था। तो अगर आपको भी वो जानना है तो जाके एक बार चेक कर लो, ट्रस्ट मी, बहुत ही आपको अच्छे पॉइंट्स उसमें से मिलेंगे। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्पीकिंग मॉड्यूल ऑफ आइल्स एग्जामिनेशन। जैसे कि हम सबको पता है, काफी सारे लोग होते हैं जिनको इंग्लिश स्पीकिंग में या कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और उनके इंग्लिश में बैंड्स नहीं आ पाते इस वजह से। तो मैं आपको पहले अपना परिचय दे दूं कि मेरी भी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी, मतलब मैं भी इतना अच्छा कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी। इवन मैं नर्वस हो जाती थी, या मुझसे कोई इंग्लिश में कोई सवाल पूछ लेता है ना, तो मेरे को एक बार सोचती हूँ मैं कि यार मैं इसको क्या बोलूँ। ये मेरी दूर कैसे हुई नर्वसनेस, प्रैक्टिस कर करके। मतलब अगर मैं अब सोचती भी हूँ ना, मैं खुद से ही बातें करती हूँ ना, तो इंग्लिश में बातें करती हूँ। मैं अपने आप से बातें करती हूँ कि क्या खाना है, व्हाट यू वांट टू ईट वैशाली, सो मतलब व्हाट यू वांट टू हैव इन लंच टुडे। तो खुद से भी मैं बातें करती हूँ ना, तो मैं इंग्लिश में करना शुरू कर दिया था जब मेरा आइल्स का एग्ज़ाम था। और वैसे भी मैंने 3 साल जॉब वगैरह करी है, और मतलब मुझे थोड़ा कॉर्पोरेट वगैरह का भी एक्सपोजर मिला है, जिसकी वजह से मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेटर हो गई थी। बट बाकी जो नर्वसनेस थी वो भी मैंने प्रैक्टिस कर करके ख़त्म कर दी। तो ये प्रो टिप है आपके लिए, अगर आपको भी लगता है कि आप नहीं यार बोल पाते, तो खुद से बातें करना शुरू करो। आप गलत ही चाहे सेंटेंस बोल रहे हो, लेकिन बोलो। ओके, लोगों से कम्युनिकेट करो। ये तो आपको सब बताते हैं, मिरर में खड़े होके अपना एक्सेंट देखो। और सेकंड टिप मैं आपको देना चाहूंगी कि यार अपना एक्सेंट चेंज मत करो। मतलब जो भी आपका एक्सेंट है आप उसको नॉर्मली बोलो। अगर आप फेक एक्सेंट करने की ट्राई करोगे इन एग्जाम, आपके बैंड्स नहीं आएंगे। ओके, तो आपका जो भी आप जैसे बोलते हो नॉर्मली आपको बोलना है। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मेरा एक्सपीरियंस विद स्पीकिंग मॉड्यूल। मुझे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि मैंने जैसे आपको बता दिया मैंने आइल्स 4 बार दिया है, ठीक है। तो मुझे स्पीकिंग में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे और मैंने कैसे उनको अटेम्प्ट किया, कैसे इम्प्रूव करा, कहाँ से तैयारी की, एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो विद यू, सो दैट आपको भी उससे थोड़ी नॉलेज भी मिले और आप नर्वस थोड़े कम हो जाओ। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो स्पीकिंग मॉड्यूल होता है, जब भी आप एग्जाम देने जाते हो उसका ड्यूरेशन जो होता है 11 से 13 मिनट्स होता है। कभी कभी होता है कि मतलब मैक्सिमम 15 मिनट तक खिंच जाए, अगर एग्जामिनर को आपसे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करनी है, नहीं तो 13 मिनट्स तक मैक्सिमम होता है। ओके, और स्पीकिंग मॉड्यूल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है जनरल इंट्रोडक्शन का। मतलब उसमें आपसे एग्जामिनर सिर्फ आपके बारे में पूछता है, लाइक व्हाट्स योर नेम, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, हु आर इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में कौन कौन है। ओके, ऐसे क्वेश्चंस। तो आई थिंक अपने बारे में तो हर किसी को पता होता है, और ये क्वेश्चंस तो मैंडेटरी हैं कि आपको एग्जाम में आने ही आने हैं। तो बेटर है कि आप इनको घर से प्रिपेयर करो, रट्टा नहीं मारना है। ये नहीं कि इज कहाँ लगाना है, एम कहाँ लगाना है, ऐसे नहीं, वहां पे जाके आप भूल जाओगे। बल्कि आपको प्रैक्टिस करनी है कि एटलीस्ट मैं ये पार्ट अच्छे से बोलूं। ओके, तो आप घर से प्रैक्टिस करो। माय नेम इज वैशाली पांडे, आई वर्क इन दिस कंपनी एट दिस पोजीशन, एंड जो भी है, मतलब आपके बारे में 2 से 3 लाइनों में आपको ये बताना है, आंसर करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पार्ट 1 में सिर्फ आपके बारे में पूछा जाता है, आपकी फैमिली के बारे में पूछा जाता है, आपके लाइक्स आपके डिसलाइक्स के बारे में पूछा जाता है, लाइक विच वेदर यू लाइक द मोस्ट। ओके, हाउ योर डे रूटीन लुक्स लाइक, व्हेन यू गो टू ऑफिस, आपका ऑफिस रूटीन कैसे रहता है, आप या कहीं पे भी जाते हो, ये वो रूटीन कैसे रहता है, विच रूम यू लाइक द मोस्ट, यू हैव अ फ्लैट और अपार्टमेंट, लाइक दीज क्वेश्चंस दे विल आस्क यू। ओके गाइस, जैसे आपसे ना एग्जामिनर पूछता है फ्रॉम विच सिटी यू केम फ्रॉम। ओके, तो आपको ऐसे नहीं बोलना जापान, इंडिया, हैदराबाद, मुंबई, नो। आपको 1 वर्ड आंसर अवॉइड करना है, बिकॉज ये बच्चों का एग्जाम नहीं, इट्स एन आइल्स एग्जामिनेशन। ये आपका
थोड़ा मतलब बहुत ही ऊपर वाले लेवल का एग्जाम होता है, राइट? तो आपको इसमें एटलीस्ट 3 सेंटेंस का आंसर देना होता है, 3 नहीं तो मिनिमम 2 सेंटेंस का आंसर दो। लाइक आई बिलोंग टू अमृतसर विच इज अ स्मॉल सिटी इन पंजाब, इट्स अ रिलीजियस प्लेस, होली प्लेस, कुछ भी ऐसे करके मतलब आपको थोड़ा उसके बारे में बताना है, क्योंकि जैसे कि अमृतसर हो गया, हैदराबाद हो गया, ये फेमिलियर वर्ड्स नहीं होते हैं, राइट? फेमिलियर मतलब कि एग्जामिनर को या किसी को भी ये थोड़े ऑड वर्ड्स होते हैं, और अगर आप इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, एग्जामिनर को भी पता चलेगा कि ओके यू कैन स्पीक, यू कैन डिस्क्राइब द थिंग्स वेल। ओके, सो आप एक लाइन में या एक वर्ड में तो बिल्कुल भी ना करें, एटलीस्ट 2 बोलें, 2 सेंटेंस बोलें, और बहुत लंबा भी नहीं बोलना है कि उस भाई अमृतसर या हैदराबाद के बारे में पूरी हिस्ट्री सुना दो, नो, ऐसा भी नहीं करना आपको, क्योंकि पार्ट 1 बहुत ही छोटा होता है और आपको कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना होता है। ओके, सो 1 to 3 सेंटेंसेस आर इनफ इन पार्ट 1। सो पार्ट 1 में जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे, अब मैं आपको वो बता देती हूँ, और मैं लिस्ट डाउन भी कर दूंगी आप लोगों के लिए कि अगर आपको नोट्स लेने हैं या कुछ करना है तो आप कर सकते हो। ओके, सो एक्चुअली ना मैंने 4 बार आइल्स दिया है, उसमें से 2 बार मुझसे रेपिटेटिव क्वेश्चंस पूछे गए, मतलब जो पहले एक बार पूछा गया था पूरा सेक्शन, कंप्लीट सेक्शन मेरा एक बार फिर से वही आइल्स में पूछा गया। आई वाज लाइक वाओ, रेपिटेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई और अच्छा गया था मेरा एग्ज़ाम। पहले से ही आपको आंसर पता हो तो किसका नहीं अच्छा जाता है ना। तो ये था, तो मुझसे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो है ये, मुझसे पूछा, ऑब्वियसली ये तो पूछते हैं व्हाट डू यू डू, व्हाट्स योर नेम। ओके, देन पूछे गए थे यू लिव इन अ फ्लैट और अपार्टमेंट। ये क्वेश्चंस बहुत ही नॉर्मल है, ये वाला जो है ना कॉमन क्वेश्चन है, लाइक डू यू लिव इन अ फ्लैट और अपार्टमेंट। तो आपको फ्लैट और अपार्टमेंट के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए, तो ये एक बार देख लेना कि फ्लैट में क्या डिफरेंस होता है, अपार्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है, आप उस अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं। मुझसे पूछा गया था विच रूम यू लाइक द मोस्ट, वाई यू लाइक दैट रूम इन योर होम, वेयर यू कीप योर थिंग्स विच यू नीड ऑन डेली बेसिस, लाइक आपको ट्रैवल करने जाना है तो आप कहाँ पे रखते हो वो चीज़ें जो आपको डेली बेसिस पे चाहिए होती हैं। मुझसे कभी कभी आर्ट गैलरी पे बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे, लाइक हैव यू विजिटेड एनी आर्ट गैलरी, डू यू लाइक पेंटिंग्स, लाइक इफ़ यू विल एवर गेट टाइम इन फ्यूचर वुड यू लाइक टू विजिट सच आर्ट गैलरी। फिर मुझे गिफ्ट्स के बारे में एक बार पूरा पूछा गया था, लाइक डू यू लाइक हैंडमेड गिफ्ट्स, हाउ डू यू स्टोर योर गिफ्ट्स, व्हाट गिफ्ट वुड यू लाइक टू गिफ्ट समवन। तो गाइस, जो पार्ट 1 होता है वो बहुत ही इजी होता है, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर आपके बारे में पूछा जाता है, ठीक है? तो आपको बस आराम आराम से बोलना है और आंसर करना है। मैं लास्ट में आपको वीडियो के कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जो आपको स्पीकिंग मॉड्यूल में बिल्कुल भी नहीं करना है, जिसकी वजह से आपके बैंड्स लेस हो जाएं। ओके, सो स्टे ट्यून टिल द एंड, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स। तो पार्ट 2 जो होता है वो होता है क्यू कार्ड। क्यू कार्ड आपने बहुत सुना होगा, मक्कर आइल्स के लोग बहुत ही ज़्यादा वहाँ से प्रैक्टिस करते हैं। पर्सनली मुझे मक्कर नहीं पसंद आया, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होता है और वो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं जो इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होता है आइल्स में, मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। बाकी आपको लगता है तो यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर इट। तो पार्ट 2 में क्यू कार्ड्स होते हैं, जिसमें आपको 1.5 से 2 मिनट्स तक बोलना होता है। वो आपको कोई भी हेडलाइन दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो मुझसे पूछा गया था, डिस्क्राइब एनी स्ट्रीट शॉपिंग यू लाइक। तो हम तो रहने वाले हैं दिल्ली के, तो मेरे को सरोजनी नगर फटाफट से दिमाग में आया, तो मैंने पूरा सरोजनी नगर को डिस्क्राइब कर दिया कि वो जगह कहाँ पे है, आप वहाँ से क्या शॉपिंग करते हो, आपने रिसेंट वहाँ से शॉपिंग कब करी है, क्या खरीदा आपने वहाँ से, वाई यू लाइक स्ट्रीट शॉपिंग। ऐसे तरह के क्वेश्चंस मुझसे क्यू कार्ड में पहला पूछा गया था। और आपको पता होगा कि जो सेकंड पार्ट में क्यू कार्ड में आता है, उसी से रिलेटेड इलैबोरेट करके क्वेश्चंस आपसे थर्ड पार्ट में भी पूछे जाते हैं। ओके, तो आप अच्छे से, जो आपको 1 मिनट प्रिपेयर करने के लिए मिलता है सेकंड पार्ट में, उसमें अच्छे से आप लिखो। वो आपको एक पेपर देते हैं, उसमें पॉइंट्स लिखो, क्योंकि आप लिखोगे नहीं तो आपको भूल जाएगा कि आपको बोलना क्या है। ओके, कई बच्चे इधर उधर देखते रहते हैं कि अच्छा कुछ लिखना भी है, नो यार, उसको यूज़ करो, लिखो, तो आपको याद रहेगा कि मेरे को बोलना क्या है। और अगर आप कभी भूल जाओ तो आप पेपर में से देख भी सकते हो, क्योंकि वही आपके थर्ड पार्ट में भी आता है। और मुझसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्क्राइब एनीथिंग विच हैज़ बीन ब्रोकन एंड यू हैव फिक्स्ड इट।
तो मैंने एक्चुअली सब बताया इसके बारे में, उसमें था कि हाउ यू फिक्स्ड इट, ऐसे क्वेश्चंस थे, क्या टूटा था, आपने कैसे फिक्स किया, क्या फिक्स किया। तो मैंने पूरी स्टोरी बताई कि मेरे साथ में 2 लोग थे, हमने ये फिक्स किया, ये किया, मैं बस उनको असिस्ट कर रही थी। तो मुझे एग्जामिनर बार बार टोक रहा था, मतलब घुमा रहा था कि हाउ यू फिक्स्ड इट, व्हाट यू डिड इन दैट फिक्सेशन, हाउ यू रिपेयर्ड इट। मतलब फिर मुझे समझ आया कि नो, आई एम गोइंग इन अ रॉन्ग ट्रैक। एक्चुअली मैंने क्वेश्चन को ध्यान से सुना ही नहीं, और ध्यान से जो मुझे क्यू कार्ड मिला था मैंने उस पर फोकस नहीं किया। तो क्वेश्चन था कि आपने क्या रिपेयर किया है, आपने कभी कुछ फिक्स किया है, वो आपको डिटेल बतानी है। और मैं दूसरों का बता रही थी कि उन्होंने किया, मैं बस उनके साथ थी। तो दैट वॉज नॉट द क्वेश्चन। तो इसीलिए आप क्वेश्चन जो है ना आपका हमेशा ध्यान से सुनो, और अगर आपको लगता है कि आपको नहीं पल्ले पड़ा कि क्वेश्चन क्या है, यू कैन आस्क द एग्जामिनर अगेन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उनसे पूछ सकते हो, प्लीज आप लाइक पार्डन, ओके, तो वो आपको दोबारा से रिपीट कर देंगे क्वेश्चन को। सो ये मुझसे पूछा गया था एक क्वेश्चन, और इसी से रिलेटेड थर्ड पार्ट में भी थे, कब आपने फिक्स किया, कैसे फिक्स किया। देन एट लास्ट एग्जामिनर ने मुझसे पूछा लाइक डू यू लाइक समथिंग टू रिपेयर। देन आई टोल्ड हर कि नो, आई एम वेरी बैड एट रिपेयरिंग थिंग्स। सो उन्होंने मुझसे फर्दर उससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस नहीं पूछे। मुझसे एक बार क्यू कार्ड में पूछा था if there will be any competition of cooking and painting, in which competition you would like to participate। तो मेरे को 1.5 से 2 मिनट्स मिले थे प्रिपेयर करने के लिए। मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया, कुकिंग के ऊपर मैंने चूज़ किया बिकॉज मैं उस पर ज़्यादा वर्ड्स बना सकती थी। आपको हमेशा ऐसी साइड लेनी है, जो भी आपको क्वेश्चन मिलता है ना, हमेशा ऐसी साइड लो जिसके ऊपर आप इलेबोरेट कर सको, डिस्क्राइब कर सको चीज़ों को, क्योंकि आपको 1.5 मिनट से 2 मिनट तक बोलना होता है, जो लेंथी होता है। कभी कभी आइडियाज़ नहीं आते, तो आपको हमेशा कुछ ऐसी साइड चुननी है जिसको आप इलेबोरेट कर सको, ओके, आइडियाज़ आए जिसके दिमाग में और वो ख़त्म ही ना हो। सो मैंने कुकिंग को चूज़ किया, क्योंकि पेंटिंग के बारे में तो मुझे इतना नहीं पता था। कुकिंग का चूज़ किया, अच्छे से मैंने आंसर किया। थर्ड पार्ट में भी फिर वही मेरे को आए, डू यू लाइक कुकिंग, व्हाट यू लाइक इन कुकिंग। फिर मुझे एक बार पूछा गया था विच रियलिटी टीवी शोज पीपल जनरली लाइक टू वॉच, व्हाई दे कीप बिंजिंग ऑन सच शोज। उनको क्या दिखता है अपने से रिलेटेड कि वो ऐसे शोज को बहुत ज़्यादा देखते हैं, क्या रिलेट करते हैं वो ऐसे शोज से। तो मैंने इंडियन आइडल ऐसे शोज बताए कि उनको भी लगता है कि कभी वो वहाँ पे पहुँच सकते हैं, और ये लोगों को मोटिवेट करता है। मीन्स ऐसे करके आपको चीज़ों को इलेबोरेट करें। देन वंस दे आस्क्ड मी कि डिस्क्राइब अ सरप्राइज समवन हैज प्लान्ड फॉर यू, एंड फिर मेरे से आगे क्वेश्चंस पूछे थे, वुड यू ऑल्सो लाइक टू प्लान सेम सरप्राइज for any person in your life। Once asked me what kind of jobs are popular in your country, what jobs does shipsmen have। तो गाइज मैंने आपको बता दिया कि मुझसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे तीनों पार्ट में। इट्स वेरी सिंपल टेस्ट, डूज एंड डोंट्स दोनों बताऊंगी मैं आपको इस पार्ट में अब। ओके, सबसे पहले आप एग्जामिनर के साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ, ओके, नर्वसनेस अपनी खत्म कर दो। आई टू आई कॉन्टैक्ट आपको एग्जामिनर के साथ रखना है। ये नहीं कि आप बोल रहे हो, देख इधर उधर रहे हो, नो, ऐसा नहीं करना है आपको। एग्जामिनर की आंखों में देख के आराम से बोलो, ओके। एंड डोंट स्पीक टू फास्ट, धीरे धीरे बोलो, कामली, स्लोली, और आपका जो रेगुलर पेस है उसी पे बोलो। अगर आप जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करोगे ना, तो जो वर्ड्स है, क्योंकि इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, कभी कभी हमें आइडियाज़ नहीं आते हमें कैसे बोलना है, क्या बोलना है। तो अगर आप धीरे धीरे बोलोगे, आपके दिमाग में खुद ही वर्ड्स आना शुरू हो जाएंगे कि अब आपको ये बोलना है। तो ऑलवेज ट्राई टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश इन ए स्लो मैनर, ओके। स्पीकिंग मॉड्यूल में एक और है, आपका पोस्चर हमेशा अच्छा रखो। तो इसके मार्क्स नहीं होते पोस्चर के, बट ऑब्वियसली यार अगर आप किसी एग्जामिनर के सामने बैठे हो, आप ऐसे करके बैठ गए, आप ऐसे करके बैठ गए, नो, कीप योर पोस्चर गुड, ताकि एग्जामिनर को भी अच्छा लगे आप एग्जाम लेने में, आपसे कम्युनिकेट करने में, और इसका इम्पैक्ट तो पड़ता है कहीं ना कहीं, राइट। और आपको बहुत ज़्यादा हाथ नहीं हिलाने एग्जाम के टाइम पे। अगर आप बहुत ज़्यादा हाथ हिलाते हो, एग्जामिनर को इरिटेट हो सकता है, वॉल्यूम अच्छे से नहीं जा सकता है, आपका जो भी रिकॉर्डर है, वॉइस आपका अच्छे से नहीं ट्रांसफ़र हो सकता, और एग्जामिनर को डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है, ओके। तो आपको हाथ हमेशा ऐसे रखना है, ऐसे करके अपनी लैप के ऊपर रखना है, हिलाना नहीं है। एक बार मुझसे ये गलती हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा ऐसे जेस्चर्स कर रही थी, एंड देयर आफ्टर आई थॉट किया मैंने ज़्यादा मतलब हाथ हिला दिए। फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, तो मैंने सही कर लिए थे। तो आपको हाथ नहीं हिलाने। और एक प्रो टिप है, जैसे आप
सभी चीज़ों के लिए प्रैक्टिस करते हो, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, एवरीथिंग। तो जो ये स्पीकिंग मॉड्यूल भी है ना, वो इससे रिलेटेड ही है। कहीं ना कहीं आप स्पीकिंग मॉड्यूल्स के लिए जो है बाकी चीज़ों से सीखते हो। आपको पता है आइल्स में हर जगह क्या यूज़ होती है? पैराफ्रेजिंग। राइटिंग में हम ये देखते हैं कि कभी भी हमें क्वेश्चन होता है तो हम पैराफ्रेज करके उसको लिखते हैं। तो स्पीकिंग में भी यही है, एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ रहा है, आपको उसको पैराफ्रेज करके बोलना है, सेम टू सेम आंसर में नहीं चेप देना। जैसे मैंने आपको बताया कि वो बोलते हैं विच सिटी यू केम फ्रॉम, तो आपको ये नहीं बोलना कि आई केम फ्रॉम हैदराबाद, नो, आपको ये बोल सकते हो आई बिलोंग टू हैदराबाद। और आपको सिनोनियम्स यूज करने हैं, वैरायटी ऑफ वर्ड्स यूज करने हैं। जैसे हम बोलते हैं ना फॉर एग्जाम्पल। अब आप एग्जामिनर से कम्युनिकेट कर रहे हो और पूरे आपने उसमें कम्युनिकेशन में फॉर एग्जाम्पल बोला, तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि इस बच्चे को, इस कैंडिडेट को वर्ड्स मालूम ही नहीं है, वैरायटी नहीं मालूम है वर्ड्स की। ओके, तो आपको फॉर एग्जाम्पल को जैसे हम फॉर इंस्टेंस भी बोलते हैं, राइट? तो ऐसे करके आप वैरायटी ऑफ वर्ड्स यूज करो, लिंकिंग वर्ड्स यूज करो, देयरफॉर, दस, हैंस, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। ओके, ऐसे वर्ड्स यूज करोगे तो आपका जो स्कोर है वो थोड़ा बूस्ट अप हो जाएगा डेफिनेटली। जो बहुत कॉमन वर्ड्स हैं उनको आप अवॉइड करो, जैसे कि सैड की जगह आप बोल सकते हो आई एम डिप्रेस्ड। हैप्पी की जगह आप बोल सकते हो आई एम थ्रिल्ड टू शेयर, राइट? तो ऐसे करके आप थोड़ी सी अपनी मतलब जो वर्ड्स है ना, वोकैबुलरी, उसको थोड़ा इंक्रीज करो, ताकि आप एग्जामिनर के सामने थोड़ी अच्छी वोकैबुलरी पेश कर सको। हमें बहुत हाई फाई वोकैबुलरी भी नहीं बोलनी है, जो आपको वर्ड्स नॉर्मल रेंज में यूज होते हैं वही बोलना है। ज़्यादा हाई फाई बोलोगे वो भी अच्छी बात नहीं है, तो आपको नॉर्मल बोलना है बट वेराइटी ऑफ वर्ड्स यूज करने हैं। ऑल राइट, एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बच्चों को लगता है ना कि अगर आपसे एग्जामिनर ने कुछ भी क्वेश्चन पूछा, डू यू लिव इन अ फ्लैट और अपार्टमेंट, तो आप कुछ भी बोल दो, आई लिव इन अ फ्लैट, इट हैज 2 rooms, 1 balcony, anything you can speak. Your opinion does not matter at all in exam. Okay, एग्जामिनर को कुछ फर्क नहीं पड़ता आप अपार्टमेंट बोलो, आप फ्लैट बोलो। आपको वही चीज़ बोलनी है जिस पे आप इलैबोरेट कर सको, जिस पे आप गलती मत करो, तो वो आपको सोचना है, ठीक है? अगर आप बीच में कभी बोलते हो आई लिव इन अ फ्लैट, आप उसे ऐसे बोल सकते हो, सॉरी आई थिंक आई एम गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, आई लिव इन एन अपार्टमेंट एक्चुअली। सो फिर आप उसको उस तरीके से एक्सप्लेन करो। ओके, तो आपको ओपिनियन मैटर नहीं करता, कुछ भी बोलो बट ढंग का बोलो। आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ, जो स्पीकिंग मॉड्यूल होता है आपका, 4 जो है पैरामीटर्स होते हैं जिस पे एग्जामिनर आपको स्कोर देता है। जो फर्स्ट होता है वो होता है फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस। ओके, कि आप कितने फ्लुएंट हो इंग्लिश बोलने में। अगर आप कर रहे हो माई नेम इज अनूप कुमार, आई एम 26 years old, अगर आप ऐसे बोलोगे तो ऑब्वियसली आपका जो बैंड स्कोर है वो ऐसे हो जाएगा। तो आपको फ्लुएंट होना है, क्योंकि एक पैरामीटर में अगर आप फ्लुएंसी जिस हिसाब से दिखाओगे उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। कोहेरेंस क्या होता है कि आपको रेपिटेशन नहीं करनी, जैसे मैंने आपको बताया वर्ड्स की रेपिटेशन कम से कम रखो। आप जितना कम रेपिटेशन करोगे उतने ज़्यादा आपके बैंड स्कोर आएंगे। और अगर आपने रेपिटेशन करा, बार बार एक ही वर्ड बोला, एग्जाम्पल एग्जाम्पल, बिकॉज बिकॉज, दस दस, यही बोलते रहे, तो फिर आपका बैंड स्कोर कम आएगा। इसलिए एक वर्ड को बार बार नहीं दोहराना है, आपको वैरायटी ऑफ वर्ड्स यूज करने हैं। ओके, दूसरा होता है लेक्सिकल रिसोर्स। लेक्सिकल रिसोर्स में क्या होता है कि आपको जो वर्ड्स हैं, लाइक कॉमन वर्ड्स कम यूज करने हैं। जैसे मैंने आपको बताया गुड, बैड, सैड, हैप्पी, ये थोड़े कम यूज़ करो। इनकी जगह आप थोड़े अच्छे वर्ड्स यूज़ करोगे तो आपकी वैरायटी ऑफ वर्ड्स एग्जामिनर को पता चलेगी कि इसको इंग्लिश बोलना अच्छे से आता है। इसके ऊपर आपकी मार्किंग होती है। जो तीसरा पैरामीटर होता है वो होता है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, कि आप कितनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हो वाइल कम्युनिकेशन। ओके, आपको कम गलतियाँ करनी है, सेंटेंस आपका प्रॉपर होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, इसके ऊपर मार्क्स होते हैं। तो जितनी गलतियां करोगे उतने कम बैंड, जितनी गलतियां नहीं करोगे उतने ज़्यादा बैंड। और फोर्थ होता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज प्रोनाउंसिएशन, कि आप जो भी इंग्लिश में बोल रहे हैं उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है। अगर आप बोलते हो बिकॉज, बिकॉज होता है ना कई, आपको अपनी प्रोनाउंसिएशन बेटर रखनी है। जो आपका एक्सेंट है उसी में बोलो, लेकिन वर्ड्स को अपने प्रोनाउंस सही तरीके से करना है।
तो आपकी प्रोनाउंसिएशन जितनी अच्छी होगी, इस पॉइंट पे आपको उतने ज़्यादा बैंड्स मिलेंगे। और गाइज, मैंने अपने टाइम पे कहाँ से प्रैक्टिस की थी? एक्चुअली मैं बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखती थी बैंड 9 स्पीकिंग वाली, जिसके स्पीकिंग में बैंड 9 आए होते हैं। जैसे कि एक यूट्यूब चैनल है आइल्स स्पीकिंग टेस्ट, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये सारे ऑलमोस्ट बैंड 9 के आंसर्स डालते हैं कि बैंड 9 वाले कैसे एग्ज़ाम देते हैं स्पीकिंग वाला। तो आप इनको सुनो, आप बैंड 7 बैंड 8 वाला मत सुनो, आप बैंड 9 वाला ही सुनो, तभी आप थोड़ा नीचे वाला परफॉर्म कर पाओगे और आपको पता चलेगा कि हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी और मतलब कैसे देते हैं एग्ज़ाम एक्चुअल में। तो मैं बैंड 9 वाला दिन भर सुनती थी, कभी वॉक पे जाती थी या कभी भी टाइम होता था तो बैंड 9 वाला लगा लेती थी कानों में और उसको सुनती थी। ठीक है, इससे आपको बहुत ज़्यादा पता चलता है कि आपको कैसे कम्युनिकेट करना है। लिसनिंग इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रैक्टिस एज वेल। आप उसको सुनो, आप उसको फिर बोलो, आपकी इंग्लिश इससे भी इम्प्रूव होगी। ओके, तो मैं वो सारे चैनल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, उनको आप देखो, सुनो और प्रैक्टिस करो। तो इन द नटशेल मुझे नहीं लगता कि जो स्पीकिंग मॉड्यूल है वो इतना डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप घर पे प्रैक्टिस करोगे, इंग्लिश में सोचोगे और इंग्लिश में लोगों से बातें करना शुरू करोगे और थोड़ा सा अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान दोगे, इंग्लिश बोलना इतना टफ नहीं है दोस्तों। आपको बस थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ट्रस्ट करो कि मैं भी आप जैसी ही थी यार, मेरे को भी नहीं बोलने आती थी, बहुत नर्वसनेस होती थी मुझे, बट अब मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ अपनी इंग्लिश को लेके। अभी भी मैं एकदम हाई फाई नहीं बोल पाती, थोड़ी बहुत नर्वसनेस अभी भी होती है एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। बट इतना है कि मैंने आईएलटीएस क्लियर कर लिया और मैं लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट भी कर सकती हूँ इन जनरल भी। ओके, तो प्रैक्टिस करो और अच्छे से बैंड लो। और मेरे जो बैंड्स आए थे स्पीकिंग मॉड्यूल में, मैंने 4 बार एग्जाम दिया था, तो मेरे रेंज में आ रहा था, कभी 7, कभी 6, कभी 6.5, लास्ट में फिर से 7 आए थे, तो 7 के आसपास थे। तो आई एम रियली हैप्पी विद माई स्कोर्स। सो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी हेल्प किया होगा। मैंने इसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है आप लोगों के साथ, और मैं बाकी वीडियोज़ भी लेके आऊँगी, राइटिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग। रीडिंग में तो मेरे साथ डिज़ास्टर हुआ था, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। टिल देन आप प्रैक्टिस करो। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। चक दे फट्टे। बाय।